नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर और हॉर्टिकल्चर में हमने जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था ना, वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर चल रहा था। और अब इसी टॉपिक को हम आगे कर रहे हैं। फिजियो हमने मैंगो के किए थे, 2-3 किए थे और मैंगो के ही अब आज कर रहे हैं। और उसके बाद हम सिट्रस के करेंगे। आपको पता है दोस्तों, मैंगो काफी बड़ा है क्योंकि नेशनल फ्रूट है और हम डिटेल में इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको दोबारा फिर ना देखना पड़े दूसरा वीडियो इन इसके रिगार्डिंग, क्योंकि हम इसीलिए करा रहे हैं कि ताकि आपको पूरा कंसेप्ट है वो पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए, हर चीज आपको समझ में आ जाए, रटना ना पड़े, चीजों को ढंग से आप याद कर पाए। उसी उद्देश्य से कोशिश करेंगे कि आपको याद करवा दें इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। और जब याद हो जाएगा, आपको हर चीज के बारे में पता चल जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों, तो हम चले शुरू करें। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में, बागवानी पौधों में कैक्य विकार इसको बोलते हैं। सबसे पहले हमने वो 3 कर लिए थे पहले मैंगो के। आज हम यहां से फिर शुरुआत कर रहे हैं। चौथा है हमारा सॉफ्ट नोज इन मैंगो। मैंगो के अंदर सॉफ्ट नोज हो जाती है हमारी या मैंगो की? मैंगो की। अब क्या पता आम में नाक होती है क्या? चलो देखते हैं होती है कि नहीं होती। अब इसमें क्या है, जो ये सिंपल दे देते हैं। सॉफ्ट नोज होती किसमें है? मैंगो में होती है। इसमें दोस्तों होता क्या है, जो आम है ना, उसका जो पल्प होता है, गुद्दा होता है ना, ऊपर से, और आम का निचला हिस्सा होता है ना, वो बिल्कुल लिक्विड हो जाता है। अब जब लिक्विड हो जाता है और बीच वाला भाग है ना, वो हरा, उसमें लिक्विड नहीं होता, तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन दोनों ना पके हुए दिखाई देते हैं। और जो बीच वाला पोर्शन है वो क्या है, बिल्कुल हरा रहता है। और इसके जो ऊतक है ना, वो भी काले हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। एक तरह से स्पंजी हमने रोक किया था, ठीक है, स्पंजी टिश्यू, कुछ इस तरह का कुछ इसमें कैरेक्टर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या है, सॉफ्ट नोज बोलते हैं आम में। चलो हम देखते हैं। फल का निचला और शीर्ष भाग पतला, जो पल्प है टूट जाता है। पल्प मतलब गुद्दा टूट जाता है, ठीक है ना। ऊपर वाला भाग और नीचे वाला दोनों भाग में क्या है, गुद्दा टूटना मतलब लिक्विडिटी के फॉर्म में आ जाता है एक तरह से। और फल का ऊपर व नीचे का पका हुआ दिखाई देता है, बीच में कच्चा दिखाई देता है, ये ध्यान रखना। और फल में ऊतक काले व स्पंजी हो जाते हैं। ऊतक है ना दोस्तों, काले स्पंजी हो जाते हैं, ब्लैक टिप की तरह स्पंज, अंदर की तरफ काले व स्पंजी हो जाते हैं। तो फिर खाने का कोई टेस्ट ही नहीं रहता। सॉफ्ट नोज हो गया आम का, तो हमारा भी टेस्ट खराब हो जाता है। तो सॉफ्ट नोज नहीं, हार्ड नोज होना चाहिए। कारण क्या है होने का? क्या कारण है कि आम में सॉफ्ट नोज हो जाता है? देखो 2-3 कारण है, ठीक है। बहुत ज्यादा अपन नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे तो हो जाएगा। अगर कैल्शियम का असंतुलन, कैल्शियम की कमी हो जाएगी ना, तो भी दिक्कत आएगी। और पके हुए फलों को अधिक समय तक ना तोड़े। बहुत टाइम आपको प्लांट है, अगर हम इसको तोड़ ही नहीं रहे, तो ये समस्या ज्यादा आती है। ठीक कैसे करेंगे, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे दोस्तों? मैनेजमेंट इस कोज को ना, इनको ही ठीक करना है। क्या ठीक करना है? नाइट्रोजन का संतुलित प्रयोग करना है, हमें कैल्शियम की ठीक ठाक मात्रा देनी है, और पक जाए इतना वेट नहीं करना। थोड़े कच्चे फल है ना, उनको ही तोड़ लेना है, तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ये इसको ठीक हो जाएगा। तो हम सॉफ्ट नोज अच्छे से याद हो गया होगा। सिम्टम्स है दोस्तों, फिर बता रहा हूं। ऊपर वाला नीचे वाला जो पल्प है, गुद्दा टूट जाता है। एंड सेकंड है, फल के ऊपर व नीचे से पका हुआ दिखाई देता है, बीच में से कच्चा दिखाई देता है। फल में ऊतक काले व स्पंजी हो जाते हैं। कारण है इसके अधिक नाइट्रोजन का उपयोग करना, कैल्शियम का असंतुलन प्रयोग करना, या कमी कह सकते हैं, पके हुए फलों को अधिक समय तक ना तोड़ना। ठीक है, ठीक कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसा है इसका? कोज को ही ठीक करके हम इसका मैनेजमेंट कर लेंगे। तो हमारा 4 नंबर सॉफ्ट नोज इज इन मैंगो। अब आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों। ये है टेपर टिप। नाम तो सुना है, नहीं सुना है तो आपको याद अब करवा देंगे। टेपर टिप क्या होता है? टिप नाम सुना है, ऊपर से पतला, ठीक है, और नीचे से थोड़ा टिप टाइप, इसको टेपर टिप बोलते हैं। इसके जो कैरेक्टर है ना दोस्तों, टेपर टिप इसी बाय सिंपल आता है। टेपर टिप किस में होता है? मैंगो में होता है। इसके लक्षण क्या होता है? ये जो फ्रूट है ना, वो एक तो हरा ही रहता है। एक कलर दिख रहा है ना, बिल्कुल हरा ही रहेगा फ्रूट, पका अवस्था में येलो कलर में नहीं जाएगा। और ये पतला पतला भी होता है और टेढ़ा भी हो जाता है। ठीक है, पतला हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है सॉरी,
और आकार में छोटा हो जाता है। ठीक है, इसी को हम टेपर टिप बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ये जो समस्या आती है ना दोस्तों, ये दशहरी वाले में सबसे ज्यादा आती है। और मैं आपको बता रहा हूं, दशहरी में डिसऑर्डर सबसे ज्यादा है। और आपने दशहरी खाया होगा ना, बिल्कुल पतला होता है ना, बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है, उसको चूस के खाते हैं ज्यादातर लोग। ठीक है ना। तो फलों का रंग गहरा रहता है और समस्या दशहरी आम में ज्यादा देखी जाती है। मैं फिर बता देता हूं सिम्टम्स इसका। फल छोटे रहते हैं, फल पतले रहते हैं, फल टेढ़े रहते हैं, फल हरे रहते हैं, बस। और ये दशहरी में समस्या ज्यादा है। अभी तक इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है कि ऐसा होता क्यों है। साइंटिस्ट अभी इसका खोज नहीं पाए हैं कि ऐसी समस्या क्यों आती है। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड हो गया है दोस्तों, कह सकते हैं हम। हमारा 3 पहले कर लिए थे, 2 अब कर लिए, 5 हो गए टेपर टिप इन मैंगो। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा फ्रूट पिटिंग इन मैंगो। फ्रूट पिटिंग इन मैंगो, इसमें क्या होता है दोस्तों, फ्रूट पिटिंग इन मैंगो में जो आम होता है ना, उसका जो छिलका होता है, जो गुद्दा होता है, उसमें एक तरह से गड्ढा पड़ जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा होता है, जब छोटी अवस्था में फल होता है ना, जब फल जो बढ़ रहा होता है ना, तो फिर पूरे फ्रूट को ही कवर कर लेता है। ये देखा आपने ऐसा? नहीं देखा तो देखना। तो इसमें जो गड्ढा हो जाता है, वो गड्ढा क्या पूरे फ्रूट को कवर कर लेता है। ये इसमें चीज होती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या, फल बढ़वार अवस्था में फल एक गड्ढा बनना शुरू हो जाता है और ये गड्ढा फल के चारों ओर दिखाई देता है। देखिए फल के चारों ओर कवर हो जाता है गड्ढा, ऐसे नहीं कस्सी से नहीं है, मतलब नॉर्मली गड्ढा हो जाता है नेचुरल रूप से। होने के इसके कारण भी होंगे, वो देखते हैं अपन। दशहरी फिर आ गया। फिर मैं बता रहा हूं, दशहरी के समय इस रोग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है। मतलब इसमें हो ही जाता है, गड्ढा भी हो गया, उससे पहले सॉफ्ट नोज भी हो गया। ये दिक्कतें हैं दशहरी में ज्यादा है, और भी बहुत चीजें हैं। कारण कह रहे हैं कि इसमें जमीन में बोरोन की कमी आ जाती है। जब बोरोन की जमीन में कमी आ गई तो मान के चले वो प्लांट में तो आएगी, और प्लांट में कमी आ जाती है तो फ्रूट में तो ऑटोमेटिक ही आ ही जाती है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करना है दोस्तों, बोरेक्स का छिड़काव करेंगे 0.8%, 15 दिनों के अंतराल पे हम छिड़काव करते रहेंगे। जमीन में तो पहले देते तो ठीक रहता, लेकिन नहीं दे पाए, सिम्टम्स दिखे, जब दिख रहे हैं तो हमारे पास जो विकल्प बचता है वो फोलियर स्प्रे का बचता है, हमें छिड़काव कर देना चाहिए। तो ये हमारा फ्रूट पिटिंग वाला ठीक हो सकता है। तो देख लो दोस्तों इसमें तो सिम्टम्स है फलों में गड्ढा बनना, बस सिंपल चीज याद रखना, ये चीज याद रह जाएगी तो आपको बड़ा बड़ा। और जो गड्ढा बनता है वो बोरोन की कमी से गड्ढा बनता है, वो बोरोन की कमी से गड्ढा बनता है, यहां रखना। ठीक है, अब ठीक भी कमी है तो ठीक भी बोरोन से ही होगा, तो हम बोरेक्स की छिड़काव करेंगे 0.8% का छिड़काव करते रहेंगे हर 15 दिन के अंतराल पे। चलो आगे चलते हैं, जेली सीड। इनसे संबंधित क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आता है। ये जेली सीड आते ना, ऐसा जेली सीड किस में होता है, तो दोस्तों ये भी किस में होता है, मैंगो के अंदर होता है। ठीक है, मैंगो के अंदर है। अब नाम जेली है, जेम जेली तो सुना ही होगा। जेली थोड़ी सी क्या होती है, पारदर्शी होती है, थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में होती है, हल्की फुल्की, तो उसको जेली बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो मैं सिंपल बताता हूं। ये जो आम है ना, इसमें जो स्टोन होती है, गुठली होती है ना, गुठली के चारों ओर जो गुद्दा होता है ना दोस्तों, वो क्या है, जेली नुमा हो जाता है। ठीक है, मतलब लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वो धीरे धीरे फिर बढ़ता जाता है। अगर ये समस्या ज्यादा हो जाए तो फिर फ्रूट खाने के काम में ही नहीं रहता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं दोस्तों। आम की गुठली के आसपास का गुद्दा है, जो पल्प है, वो जेली नुमा द्रव में बदल जाता है। और सॉफ्टनिंग ऑफ द बीक, इसमें जो जहां फ्रूट लगा होता है वहां से क्या है, बिल्कुल मुलायम हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक टूट जाता है, फ्रूट के नीचे गिर जाता है। तो ये एक समस्या आती है इसमें। जेली सीड अगर आ जाए, किसमें होता है, तो मैंगो में होता है। करेक्टर मैंने इसके बता दिए। जो गुठली स्टोन होता है उसके आसपास जो भाग है वो जेलीनुमा द्रव्य में बदल जाता है। क्या, कौन बदल जाता है, गुद्दा, पल्प बदल जाता है। ठीक है, कोज अभी भी इसके कारणों का पता नहीं लग सका है कि ये होता क्यों है ऐसे। साइंटिस्ट अभी तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं कि जो जेली सीड है इन मैंगो में होता है वो होता क्यों है। ठीक है, ये दोस्त मैं ऑथेंटिक बता रहा हूं आपको, अपने हिसाब से नहीं बता रहा। ठीक है ना,
जो हमारे जो सोर्सेज है उसी हिसाब से बता रहा हूं, जो ऑथेंटिक है उसी हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो ये हमारा आम का चौथा हो चुका है आज का। 3 पहले करा दिए, टोटल 7 फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और भी आते रहेंगे, करवा देंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। सिट्रस में हम आगे हैं, सिट्रस वाली क्रॉप में। इसमें फ्रेंचिंग, मॉटल लीफ, लिटल लीफ और फैलीसेलोसिस इन सिट्रस, फॉलीसेलोसिस इन सिट्रस। ठीक है, ये लिटिल लीफ वाला आपने सुना होगा बहुत बार, सिंपल आ जाता है। लिटिल लीफ किसकी कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, बहुत बार सुना होगा ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम डिटेल में इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको रटना ना पड़े, चीजें गहराई से समझ में आ जाए और अच्छे कॉन्सेप्ट आपके नोट्स है वो भी तैयार हो जाए। इसी वजह से हम इसको डिटेल में करवा रहे हैं। अब इसके सिम्टम्स देखोगे ना, पत्ती की सिराओं के बीच में क्लोरोसिस हो जाता है। जो पत्ती है दोस्तों, इसके जो आप देख रहे हैं ना, जो येलो कलर का, इसको क्लोरोसिस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, हरित रोग, हरित रोग, ठीक है, या हरित रोग बोलते हैं इसको। क्लोरोसिस मतलब कलर उड़ जाता है एक तरह से, पौधा झाड़ी नुमा हो जाता है, झाड़ी के हिसाब से हो जाता है, और पौधे में रैपिड डाइबैक होता है। डाइबैक रोग होता है वो जो कॉपर की कमी से होता है। लेकिन इसमें अगर सिराएं पीली हो गई, पौधा झाड़ी नुमा हो जाता है और ज्यादा अग्रेसिव रूप में आता है ना ये, तो ये ऊपर से डाइबैक, डाइबैक मतलब ऊपर से पौधा सूखना जल्दी से शुरू हो जाता है, और फिर पौधा जल्दी, अगर ये समस्या आ गई ना तो फिर पौधा जल्दी मर ही जाता है। ठीक है ना। इसमें लिटिल लीफ, पत्ती छोटी हो रही है, लेकिन जब छोटी हो जाती है तो प्लांट को, अगर इसका अग्रेसिव रूप आ जाता है तो प्लांट को पूरे को खत्म कर देती है। ठीक है ना, तो काफी खतरनाक है ये सिट्रस के अंदर। अब कहते हैं साहब जिंक की कमी। देखो एक छोटा सा माइक्रोन्यूट्रेंट है, अगर कमी आ जाए, अगर इसका प्रॉपर इलाज ना हो, अगर इसके सिम्टम्स हम ढंग से ना देख पाए, तो पूरा प्लांट ही खत्म हो जाता है। माइक्रोन्यूट्रेंट है ना जिंक, ठीक है। तो हमें जिंक का छिड़काव करना चाहिए, 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। या तो हमें नीचे डालना चाहिए, या नहीं डाला है तो हमें जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए, ताकि लिटिल लीफ वाली समस्या ना आए। तो क्वेश्चन आता है लिटिल लीफ किससे होता है, जिंक की कमी से। ठीक है, ये इसके करैक्टर देख रहे हो ना, इसके लक्षण हैं प्लांट पे के, इसके सिम्टम्स जो दिखते हैं वह कुछ इस तरह दिखते हैं। सिराओं के बीच क्लोरोसिस हो जाता है, या सिराएं क्या हरी खड़ी है और जो बीच वाला पार्ट है वो क्लोरोसिस हो चुका है। ये इसका मेन सिम्टम्स है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रटना मत। चलो हम आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोग है दोस्तों, ग्रेनुलेशन। पढ़ा ही होगा आपने बहुत बार, रटना नहीं है चीजों को, समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दानेदार। ग्रेनुलेशन इन सिट्रस, इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं सिंपल बताता हूं आपको देसी तरीके से। जो आपने कभी फ्रूट, जो नींबू वाला, ये नींबू वर्गीय में ज्यादा आती है, नींबू में खास तौर से नींबू में भी आता है। ठीक है, इसमें जो फ्रूट्स होता है ना, वो एक तरह से जो जो इसकी स्किन होती है ना, जो स्किन क्या होती है वो बिल्कुल ही एक तरह से सख्त हो जाती है, ड्राई हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो जूस होता है ना वो भी बहुत कम बचता है। जब हम इसको काट के आप इसको निचोड़ेंगे ना तो बहुत कम जूस निकल पाएगा। कभी कभी होता है ना, कोई गेस्ट आ गया और हम नींबू को निचोड़ रहे हैं, 2-3 फ्रिज में पड़े हैं, फिर भी एक नींबू जैसा जूस नहीं निकल पाता। वो यही है रोग। कौन सा, याद रख लेना, ग्रेनुलेशन वाला ही रोग है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखिए, सर्वप्रथम इसको 1934 के अंदर बार्थोलोमेव ने देखा था। कहां देखा था, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहां है, यूएसए के अंदर है। ठीक है, सबसे पहले इसने रिपोर्ट किया था। क्वेश्चन आ भी जाए डब्ल्यू लेवल का हिसाब से, कब देखा था, 1934 के अंदर। अब इसके कुछ उपनाम भी है, क्या क्या नाम है देखते हैं, कॉर्किनेस, क्रिस्टलाइजेशन और ड्राई एंड, इसके उपनाम है। चलो याद कर लेना इसको। अब इसके सिम्टम्स मैंने बता दिए थे, आप जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये बीज है, छोटे छोटे बीज है, और एक तरह से सूखा हुआ, जो रस की जो थैलियां होती है या जो भाग होते हैं ना, वो उनमें रस बहुत कम होता है, एक तरह से सूख ही जाता है। अब देखते हैं इसके लक्षण। फलों में पैक्टिन ज्यादा हो जाता है। पैक्टिन तो ज्यादा हो कम हो तो काम इसमें कुछ हो ही नहीं सकता।
आप फलों में क्या कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम व पोटास, इनकी तो मात्रा बढ़ जाती है, ध्यान रखना। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटास, इनकी तो मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट व कार्बनिक अम्ल, इनकी मात्रा घट जाती है। जब कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक अम्ल की मात्रा घट जाए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाए, तो जो स्वाद है ना वो बिल्कुल फीका हो जाता है, मतलब स्वादहीन हो जाता है, ठीक है ना। तो कोई काम का ही नहीं रहता है, जिससे जूस की स्वाद फीका हो जाता है, ये ध्यान रख लेना। फलों के छिलकों की मोटाई बढ़ जाती है, और इसमें जो बीज होते हैं फ्रूट के अंदर, उनकी संख्या भी कम हो जाती है। आप निचोड़ते तो एक दो चार बीज निकलते, वो मरे हुए से, ठीक है ना, वही चीज है। तो ग्रेनुलेशन, इसको बोलेंगे दानेदार, ठीक है। कहां देखा था? कैलिफोर्निया के अंदर। कब, किसने देखा था? बार्थोलोमे ने देखा था। कब देखा था? 1934 के अंदर। इसके जो उपनाम क्या है? कोर्किनेस, क्रिस्टलाइजेशन और ड्राई एंड। सिम्टम्स क्या है इसमें? पेक्टिन ज्यादा हो जाता है सॉरी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटास की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बोहाइड्रेट व कार्बनिक अम्ल की मात्रा घट जाती है, जिसमें जूस का स्वाद बिल्कुल फीका हो जाता है, फल के छिलकों की मोटाई बढ़ जाती है, और जीवित बीजों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अब इसके कोज क्या है, ऐसा होता क्यों है सिट्रस के अंदर, उसकी चर्चा करते हैं। होने के कारण देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें। बहुत सारे कारण हैं, मैंने सारे कारण तो नहीं, इंपॉर्टेंट कारण लिए हैं जो होते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन से कारण हैं इसमें। इसमें क्या कहता है? हार्दिक अपेक्षित आर्द्रता बढ़ जाती है, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। टेम्परेचर क्या है? वो भी क्या है? टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। सिंचाई की असमानता होना, सिंचाई की एक कारण है। हाई वीगर ऑफ प्लांट, हाई वीगर क्या होता है? बहुत अच्छी क्वालिटी के प्लांट, वीगर मतलब दिखने में अच्छे हो, ठीक है, ओजस्वी हो, अगर वो है तो भी समस्या आ जाती है, ठीक है। लार्ज फ्रूट साइज, अगर फ्रूट का साइज लार्ज हो, फ्रूट बड़े हो, तो भी समस्या आ जाती है। बहुत ज्यादा नाइट्रोजन डाल रहे हैं, एक कारण ये भी है इसका। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, ये ऑप्शन आ सकता है, यूज वीगर रूट स्टॉक, लाइक बहुत अच्छी वीगर वाले मतलब ओजस्वी हम रूट स्टॉक यूज करते हैं, तो समस्या आ जाती है। रफ लेमन, करना खट्टा और सोर ऑरेंज, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये अगर हम लगा रहे हैं तो भी समस्या आ जाती है। यदि ग्रीननेस ज्यादा रहेगी ना, ग्रीन लेस रहेगा, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हम हार्मोन, बहुत एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो भी एक समस्या आ सकती है। हैवी प्रूनिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रूनिंग कर रहे हैं, काट छांट कर रहे हैं, अच्छी केयर कर रहे हैं, ज्यादा केयर करते हैं, तो क्या है इसमें फ्रूट का साइज बढ़ जाता है, फ्रूट का साइज बढ़ जाता है, वीगर बढ़ जाता है, वीगर बढ़ जाता है तो वो हरा रहता है, और ह्यूमिडिटी अगर बढ़ गई, तापमान ऊपर नीचे हो रहा है, तो फ्रूट में ये समस्या आ जाती है। इसलिए ज्यादा केयर ना करें। अगर आपने इस तरह के रूट स्टॉक, रफ लेमन ज्यादा लिया है, करना खट्टा लिया है, सौर ऑरेंज लिया है, ज्यादा प्रूनिंग वगैरह ना करें, जो चाहिए वो ही करें, ठीक है। वीगर नहीं बढ़ेगा तो ये समस्या कम आएगी, ठीक है। ये उल्टा है, इसमें ज्यादा देखभाल करने से बढ़ जाती है समस्या। तो चलते हैं दोस्तों आगे, अपन मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट करेंगे। सिंचाई को हम नियमित करेंगे, नाइट्रोजन की संतुलित प्रयोग करेंगे, जिंक, कॉपर और पोटेशियम की हम स्प्रे का छिड़काव करेंगे, और ऐसी हैवी जमीन है, बढ़िया जमीन है, उसमें रूट स्टॉक है ना, उनको अपन अवॉइड करेंगे। जिनमें ये समस्या ज्यादा वीगर होते हैं, उन रूट स्टॉक को हम यूज नहीं करेंगे, ताकि ये समस्या ना आए ज्यादा, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा, ग्रेनुलेशन इन सिट्रस, दानेदार इसको बोलेंगे अपन। चलो, अब ये इंपॉर्टेंट है भी, ब्लास्टोमेनिया इन सिट्रस, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। ब्लास्टोमेनिया आजकल इस तरह के एग्जाम में बहुत आते हैं, नई टर्म्स डाल देते हैं। ब्लास्टोमेनिया क्या होता है, ठीक है, ब्लास्टोमेनिया किस में होता है, ठीक है। अब हमारा पढ़ा भी नहीं होता और एग्जाम में आ गया तो फिर हम 4 नंबर का मामला होता है, कभी एग्जाम में 3 का होता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम सारी चीज पढ़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। ब्लास्टोमेनिया में सिंपल चीज बताऊं, इसमें होता है एक तरह से बहुत सारी
ऑक्सिलरी बड है ना, उनका निकलना। अब क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कोई प्लांट है, प्लांट में क्या है, जो टर्मिनल भाग, टर्मिनल कौन सा भाग होता है, ऊपर वाला भाग होता है दोस्तों, टर्मिनल भाग होता है ना, उसमें बहुत सारी ऑक्सिलरी बड निकलना। एक तो टर्मिनल, टर्मिनल बड होती है वो तो क्या सीधी ग्रोथ करेगी दोस्तों, और जो ऑक्सिलरी बड होगी ना वो साइड में निकलती है, ठीक है, प्लांट के साइड में निकलती है ना। लेकिन इसमें अगर ये रोग हो जाता है ना, ब्लास्टोमेनिया, इसमें क्या करता है, टर्मिनल भाग में ही बहुत सारी ब्रांच निकलना शुरू हो जाती है। कौन सी, ऑक्सिलरी, जो फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो समांतर चलती है, वो निकलना शुरू हो जाती है। और इतनी निकल जाती है, इतनी निकल जाती है कि इसमें एक तरह से पौधा झाड़ू की तरह दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है, झाड़ू की तरह लगना शुरू हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं पत्तियां छोटी रह जाती है और बहुत सारी ब्रांच निकलती है, तो एक तरह से गुलदस्ता बन जाता है, ठीक है, गुलदस्ता ही बन जाता है प्लांट। तो ये समस्या आ जाती है। बस इसी को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेनिया बोलते हैं। चलो इसके सिम्टम्स देखते हैं अपन। सिम्टम्स में क्या है दोस्तों, पौधे की शीर्ष भाग में अत्यधिक अक्षीय कलिकाएं निकल आती है, जिनको ऑक्सिलरी बड बोलते हैं, गुच्छों के रूप में निकलती है ये, ठीक है, गुच्छों के रूप में। इसमें पौधा झाड़ू की तरह दिखने लगता है और पत्तियां आकार में छोटी रह जाती है। यही मैंने बताया था, ये मैंने एक पिक्चर ली है, शायद आपको ना दिखे, लेकिन यही पिक्चर है, ठीक है ना। उसके बाद कोज क्या है, कोज यही है, कोज यही है, क्या है, ऑक्सिलरी बड का निकलना, बस इसी को बोलेंगे। न्यू बर्ड्स ट्रांसमिसिबल, यानी कि कली संचार, ट्रांसमिसिबल क्या होता है, कली संचार डिसऑर्डर, बहुत ज्यादा। अब इसका प्रॉपर कारण कुछ मान रहे हैं कि हार्मोन की वजह से हो सकता है या आनुवंशिक हो सकता है, तो एक कारण ये है कोज, ठीक है। अब इसकी अगर हो गया तो हम क्या करें, मैनेजमेंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते भी हैं। तो मैनेजमेंट में है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइपोक्लोराइड, ये याद रखना, ऑक्सी टेट्रा साइक्लिन हाइपोक्लोराइड, याद रखना इसको। हाइपोक्लोराइड का हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। कितना छिड़काव करते हैं, 250 ppm का छिड़काव करते हैं, और छिड़काव हम इसको 5 टाइम्स करते हैं इन ए वीक, ठीक है। वीक के अंदर हम एट वीकली हम इसका छिड़काव करते हैं, ठीक है। 5 यानी कि एक सप्ताह में 5 बार छिड़काव करेंगे, तब जाके कुछ ना कुछ इसका क्या है, कंट्रोल हो पाएगा, ठीक है ना। तो हमें जो लेना है ना, जो केमिकल लेना है वो यही लेना है, ऑक्सी साइक्लिन हाइपोक्लोराइड, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्रीपिंग स्टेम इन सिट्रस। क्रीपिंग क्या होता है, रेंगना, ठीक है। क्या सिट्रस रेंगता है, ऐसा नहीं दोस्तों। इसमें क्या होता है, क्रीपिंग में क्या होता है कि प्लांट बढ़वार कर चुका है, जहां तक मैं आपको समझा है, मैंने कुछ पढ़ा है, मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं आपको। जो प्लांट ग्रोथ काफी कर लेता है और जो शाखाएं है ना वो बिल्कुल मुलायम रहती है और उसमें फ्रूट ज्यादा नहीं आता है, ठीक है ना। आप जब मुलायम रहेगी तो शाखाओं में क्या, फ्रूट कम आएगा और बिल्कुल ग्रीन दिखेगी, कोमल दिखेगी, और नीचे की तरफ एक तरह से लटक जाती है बहुत सारी, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रीपिंग स्टेम इन सिट्रस, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स देखो, इसमें तना पत्तियां लंबे समय तक कोमल व हरे रहते हैं, ठीक है। एक तरह से ऑर्नामेंटल प्लांट है, उसी हिसाब से कुछ हो जाता है। इसमें मुख्य समस्या एसिड लाई में आती है ये, और स्वीट ऑरेंज की एक सतुड़ी किस्म है, उसमें ये समस्या ज्यादा आती है, ये ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं क्रीपिंग स्टेम। क्वेश्चन आ जाए, क्रीपिंग स्टेम किसमें होता है, सिट्रस हो गया। होता क्या है ये मैंने बता दिया था, इसमें तना व पत्तियां लंबे समय तक कोमल व हरी रहती है, ठीक है। एसिड लाइम और स्वीट ऑरेंज की सतगुड़ी की समय, उसमें यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। अब आता है फ्रूट क्रैकिंग। ये तो आपने पक्का बात है, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं उनको सबको पता है, एग्जाम में बहुत बार आया है, आपने पढ़ा भी होगा। फ्रूट क्रैकिंग, फ्रूट क्रैकिंग जो पिक्चर आप देख रहे हो, फ्रूट में क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा है कि बोरोन की कमी से होता है, सही है, बोरोन की कमी से, लेकिन बोरोन एक इसका जिम्मेवार नहीं है कि वो बोरोन की कमी से आता है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें फ्रूट क्रैकिंग आ जाते हैं। हम देखते हैं इसमें क्या होता है, फ्रूट की जो निचला वाला भाग है ना, उसमें क्रैक्स आते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है उसमें एक लंबा क्रैक आता है,
लंबा, संकरा और गहरा क्रैक पड़ जाता है इसमें। इस क्रैक्स में हानिकारक फंगस आ जाती है, बैक्टीरिया और कीट लग जाते हैं। अगर क्रैक्स आ गए, बड़ा हो गया, उसमें सारी चीज आएगी, फिर फ्रूट काम का ही नहीं रहेगा, फ्रूट खराब हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कोज पूछते हैं। कोज मैंने बताया था, आपने पढ़ा है, इसमें बोरोन की कमी हो जाती है, एक कारण है, मानते हैं, सही बात है। अत्यधिक नाइट्रोजन भी दे रहे हैं तो भी समस्या आ जाती है। और लंबे समय ड्राई स्पेल बहुत ज्यादा हो गया, सूखे के बाद अचानक बारिश का आना और सिंचाई कर देते हैं। बहुत टाइम हो गया, सिंचाई नहीं कर पाए, और सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या है, जो प्लांट है उसको एकदम से या तो सडनली बारिश हो जाए, या फिर कह सकते हैं कि अपन उसमें क्या है, हम सिंचाई कर देते हैं। तो एकदम से सिंचाई करते हैं या बारिश हो जाती है ना, प्लांट क्या करता है, जो पानी है ना उसका बहुत ज्यादा ले लेता है, तने के अंदर जाएगा, फिर तनों से क्या है, ये जो शाखाएं में जाएगा, फिर फ्रूट के अंदर जाएगा, और फ्रूट में एक्सेस मात्रा में पानी चला जाता है। ठीक है, तो जो सेल्स होती है, सेल वॉल होती है ना, उन पे धक्का लगता है, जब धक्का लगता है तो वो फट जाती है। तो एक कारण ये एक इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में आ भी जाता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ें। लंबे समय के सूखे के बाद अचानक का बारिश आना, सिंचाई कर देना भी एक कारक है। जमीन की नमी का कम होना या अधिक होना, या तो बहुत कमी है फिर एकदम से ज्यादा बढ़ गई तो भी एक समस्या आ जाती है। वातावरण के तापमान व नमी का घटना व बढ़ना, जो टेम्परेचर है क्लाइमेट का, उसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है या घट जाता है, वो भी एक कारण है इसमें। और बोरोन व कैल्शियम की कमी हो जाना भी एक कारण है। ठीक है, ये मैंने 4-5 इसके कारण बताए हैं। नाइट्रोजन का अधिक देना, अचानक पानी लगाना, जमीन की नमी का कारण है, क्लाइमेट का भी है, और बोरोन और कैल्शियम का भी एक कारण है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैनेजमेंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सिंचाई प्रॉपर करनी चाहिए, जब प्लांट को चाहिए पानी तभी ही इसको देना चाहिए। नाइट्रोजन का सही प्रयोग करना चाहिए, या हम इसका जो रोकथाम करते हैं वो NaA का 100 ppm का छिड़काव करते हैं, या Ga3 का 100 ppm का छिड़काव करते हैं। इसके साथ बोरेक्स का 0.8% का छिड़काव करते हैं तो ठीक हो जाता है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं हमारा ये प्रयास आपको सार्थक नजर आ रहा होगा, और इसी हिसाब से हमें बताएं, आपके कमेंट हमें भेजें कि आपका जो कंटेंट है किस तरह का चाहिए, हम उसी हिसाब से कंटेंट बनाने के लिए तैयार है, हमारी टीम है वो तैयार है। तो धन्यवाद, शुक्रिया।